जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग पीवाई क्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन के। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं जो ऑलरेडी नीट, JEE और MHT CET में आ चुके हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, पहला ये कंडीशन है, एंड force is applied on the body, force is applied on the body of mass m1। यहाँ पे बोला है कि एक बॉडी m1 है, दूसरा बॉडी m2 है, और m1 पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बॉडी कितने एक्सीलरेशन से इट विल मूव अहेड। तो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है, यूजुअली हमने क्या पढ़ा है कि एक्सीलरेशन याद रखने का टैक्टिक बता रहा हूं मैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। लेकिन यहाँ पे दो कंबाइंड मासेस हैं, तो m1 प्लस m2, तो एक्सीलरेशन बिकम्स फोर्स अपॉन, दैट इज F अपॉन m1 प्लस m2। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, अब ये नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये इसके ऊपर भी एक्सर्ट हो रहा है और ये बॉडी इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो दोनों का एक ही पॉइंट पे मीटिंग, बोथ द फोर्सेस आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों बॉडीज के ऊपर सेम रहने वाले। तो नॉर्मल रिएक्शन इट इज m1 into F अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, सारे फार्मूलाज जस्ट वी हैव टू रिमेंबर। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। अब सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है कि व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास m2। अब फोर्स जो है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऑन बॉडी ऑफ मास m2। यहाँ पे किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, ऑन बॉडी ऑफ मास m1। यहाँ पे फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास m2। तो इस केस में एक्सेलरेशन दोनों के केस में सेम होने वाला है, इट इज फोर्स अपॉन टोटल मास, एंड टोटल मास इज m1 प्लस m2। बट नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश विल बी m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी m2 into F अपॉन m1 प्लस m2। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारे चीजों का डेरिवेशन पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, जस्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज, और इनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त कैसे करेंगे वो हम बताने वाले। तो थर्ड केस है व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अब तक ये डायरेक्ट कांटेक्ट था बॉडीज का, अब अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं एंड प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेसेस, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कॉमन है, तो दोनों में टेंशन T होगा, और दोनों में आप टेंशन का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जैसा ही काम करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सेम होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन हम लोग सेम दिखाएंगे। एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी एंड बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस केस में वापस है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो कॉमन है, that is force upon m1 plus m2, and tension m1 into F upon m1 plus m2। अब हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन पे। अब यहाँ तीन तीन बॉडीज हैं। When three bodies are connected through strings shown in the diagram, तो यहाँ पे हम देखें कि बॉडी के ऊपर फोर्स m3 के ऊपर लग रहा है, तो m3 के ऊपर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे m1 m2 m3 तीनों हमने किससे अटैच किए हुए हैं, विद द स्ट्रिंग। तो डेफिनेटली इस पार्ट में जो टेंशन लगेगा वो T1 लगेगा, यहाँ टेंशन अलग हो जाएगा, T2 हमने ले लिया, एंड होल द सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स द फोर्स, एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द फोर्स। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन का फार्मूला मिलेगा वो हमें मिलेगा, दैट इज फोर्स अपॉन टोटल मास। ये कॉमन सा है सभी बॉडीज के लिए। और जो T1 होगा दैट विल बी, T1 किसके ऊपर लग रहा है, ये m1 के ऊपर लग रहा है, तो m1 into F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और T2 की हम बात करें तो T2 किसके ऊपर लग रहा है, T2 जो है वो m2 और m3, सॉरी T2 जो है वो इस पार्ट में लग रहा है, तो ये m1 और m2 दोनों का मास इसके साथ में अटैच है, तो
T2 will be m1 plus m2 into f upon m1 plus m2 plus m3। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये डायरेक्टली हम लोग इसको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो when two bodies of masses m1 and m2 are attached at the end of the string passing over the पुली से पास करा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इज कॉमन, तो टेंशन हमेशा दोनों में क्या रहेगा, टी रहेगा, टेंशन टी हो गया। एंड सपोज यहाँ हमने जो कंडीशन लिया, हमने लिया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। कैसे पता m1 is greater than m2? because this body is accelerating to this direction, तो ये acceleration इसके ऊपर लग रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो क्या ज्यादा है, वेट ज्यादा है। तो इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना हुआ, तो m1g वेट ऑफ दिस बॉडी माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स विच इज ma। ये फॉर मास इसके लिए कंडीशन हो गया। अभी इस बॉडी के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यहां दिस बॉडी इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, इट मींस टेंशन इज मोर, तो टेंशन माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, m2a। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर ले तो हमें नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंड इट विल बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आइदर हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, तो हमें टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो आप ये दोनों फार्मूलाज याद रखिएगा, एक सम मैंने इस पे बेस्ड ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम आगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें कुछ और फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी when two bodies of masses m1 and m2 are attached at the end of the string passing over the pulley, सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m2 इस केस में, तो इट विल बी m2g अपॉन m1 प्लस m2, एंड टेंशन विल बी m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो फार्मूलाज आप याद रखिएगा कंडीशंस के हिसाब से। सो नेक्स्ट वन है, इफ इन द एबव केस, मतलब प्रीवियस केस के लिए, मास m1 इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस पे m1 रखा है, m2 जो है वो यहां से अटैच है। तो वापस अगर हम यहाँ हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा किसको, यहाँ एक्सीलरेशन का फार्मूला जो हमें मिला है वो m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 है। तो यहां हम देखें, हमें एक पार्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला m1 वाला पार्ट अगर हम यहाँ रिजॉल्व करें तो ये फोर्स इधर है और फ्रिक्शनल फोर्स हम इधर ले सकते हैं, बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मेंशन किया है तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला हो जाएगा एंड टेंशन का फार्मूला। तो फार्मूला वाइज एवरीथिंग यू पीपल हैव टू रिमेंबर। ओके, तो नेक्स्ट वन ये केस है कि इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल, दो अलग अलग एंगल्स, यहाँ एक ही सिंगल एंगल था, यहाँ एक का अल्फा है दूसरे का बीटा है। तो ए क्या होगा, जी m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन का ये फार्मूला है। तो फार्मूला यू पीपल हैव टू रिमेंबर, फार्मूला आप लोग लिस्ट आउट कर लेंगे और याद रखेंगे कंडीशंस के हिसाब से, बिकॉज हम अभी इस लेक्चर में सारे फार्मूलाज हम डिराइव नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर बॉडी मूव कर रहा है विद अ सर्टेन एक्सीलरेशन, तो वेट इज दिस वन mg। अगर हम mg को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा mg cos थीटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन जो है, नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स mg cos थीटा, वो यहाँ पे है, एंड एक्सीलरेशन ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, mg sin थीटा हो जाएगा। दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा, और
mg sin theta is equals to net force which is acting to this direction and it is ma. तो हम ma is equals to mg sin theta कर ले, अगर ma is equals to mg sin theta, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का टर्म हमें मिल गया, दैट इज द जी साइन थीटा व्हिच इज हियर, राइट। तो ऐसे ही हम लोग फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग डाउन और रफ इंक्लाइन सरफेस, अगर रफ इंक्लाइन सरफेस है तो ये फार्मूला हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी रिजॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये डाउन था, बॉडी इज मूविंग डाउन इस डायरेक्शन में, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यू फॉर अपवर्ड, डी फॉर डाउन, तो उसका नेट एक्सेलरेशन यहाँ जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो दिस टर्म विल बी एडेड, हालांकि हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग चलें, थोड़ा और फार्मूलाज हैं, है तो बहुत इसमें चेकलिस्ट में, बट मैं जो है कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो चैप्टर में आपने बेसिक पढ़े हुए हैं फार्मूलाज, वो फार्मूलाज को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो कंडीशंस, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी चेंज व्हेन एक्सेलरेटेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि सपोज आप किसी लिफ्ट या एलिवेटर में हैं और आपने एक वेइंग स्केल रखा है, जो वेट मेजर करने वाला मशीन है वो रखा है, एंड जो लिफ्ट है दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका वेट वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा वेट बताता है मशीन। और अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है बट नॉट विद द कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, और नीचे आ रहा है तो आपका वेट कम बताएगा, ऊपर जा रहा है वेट ज्यादा बताएगा, नीचे आ रहा है वेट कम बताएगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड से वो चाहे मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो उस केस में जो आपका एक्चुअल वेट है वेइंग मशीन वही वेट बताएगा। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पे कि conditions of a body and apparent weight moves upward when elevator बोल दें, ठीक है, is moving in upward direction with an acceleration है, तो नेट, अब यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपवर्ड है तो ज्यादा बताएगा तो g प्लस ए, नेट एक्सेलरेशन इस केस में क्या मिलेगा, g प्लस ए, और जब नीचे आएंगे डाउनवर्ड के केस में तो g माइनस ए, राइट, ये g माइनस ए, m कॉमन हो जाएगा, यहाँ m कॉमन ले लिया। एंड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अप एंड डाउन, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर u और v कांस्टेंट है तो जो इनिशियल है वही फाइनल वेलोसिटी होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो चाहे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें, तो हमें वेट, नेट वेट है या अपेरेंट वेट सीधा क्या मिलेगा, mg मिलेगा, विच इज द एक्चुअल वेट। एंड बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेटेड नहीं है, रेस्ट पे है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो फिर से वही ऊपर वाला केस विच विल बी mg। एंड नेक्स्ट केस है कि फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर ये अंडर द ग्रेविटी फ्रीली फॉल हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और नेट वेट जो है दैट विल बी, अपरेंट वेट विल बी जीरो, राइट, दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस आल्सो वी कैन से। तो ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे किसके लिए, बेसिक कंसेप्ट जो है। अब हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा तो डेफिनेटली लगेगा अगर आप पूरा देखेंगे तो, और मैं सीधी बात करता हूँ, नो बकवास एट ऑल थ्रू आउट द लेक्चर। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, बिकॉज बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम है हमारा, दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड। दो चीजें देखिए, यहाँ पे ग्राम दिया है और यहाँ पे पर सेकेंड है, मतलब ये जो टर्म है ये मास अपॉन टाइम का टर्म है, m/t। तो आई विल राइट इट एज कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम उसकी बात करें तो हमें दिया है ये टर्म dm/dt, और dm/dt कितना है, 50 ग्राम पर सेकेंड, राइट, एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो v हमें दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। द एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट, हमें फोर्स निकालना है। तो हमें क्या पता, हमें पता ऑलरेडी फोर्स के बारे में, मैंने हालांकि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया है, बट आप देखिए फोर्स इज मास इनटू एक्सिलरेशन, तो मास तो m है, और यहाँ पे मास इज वेरिंग बिकॉज dm/dt दिया है, तो मास इज वेरिंग। मैं यहां से ये मास निकाल देता हूं, तो I can write it as d/dt of mass into velocity, mass into velocity, because mass into velocity, यहाँ dm acceleration हमारा क्या होता है, since acceleration is dv/dt, right, and force is ma, mass into acceleration, तो मास है, acceleration dv/dt आ गया, बट यहाँ पे वेरिएबल है मैं, तो आई कैन राइट इट, v को कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटू dm/dt, और हमें dm/dt दिया हुआ है, हमें v दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा फोर्स निकाल लेंगे। v कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड, इंटू dm/dt हमारा 50 ग्राम पर सेकेंड है, तो दोनों को हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मीटर पर सेकेंड को अगर मैं, ठीक है, हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 50 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 50/1000 केजी, 50/1000, ये एक जीरो इससे कैंसिल, डबल जीरो इससे कैंसिल, 4 5 20 न्यूटन, तो फोर्स हमें क्या मिल गया, 20 न्यूटन। सो वी सॉल्व दिस सम लाइक दिस वे। नाउ सेकेंड सम, 3 equal weights of 3 kg each are hanging on a string passing over a frictionless pulley as shown in the figure। ये दिया है, ये frictionless pulley है, 3 masses है, 3 equal weights of 3 kg, तो इसका भी weight 3 kg है, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी, सबका weight कितना है, 3 kg है। अगर 3 kg इनका weight है, हमें बोला है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द मासेस 2 and 3, 2 and 3 के बीच में जो टेंशन है, तो मान लेते हैं इसमें टेंशन हमारा T1 है, तो ये भी स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन T1 हुआ, बट यहाँ पे जो टेंशन होगा इट विल बी T2, राइट, इट विल बी T2, और तीनों का मास जो है वो 3 kg दिया है, तो हम लोग इनिशियली m इज द मास ऑफ इच 1 2 and 3, सबका मास हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, एंड m इज इक्वल्स टू 3 kg है, यहाँ पे m इज 3 kg, m कितना है, 3 kg है। तो हमें पूछा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन, हमें T2 पूछा है कि T2 क्या होगा। अगर हम अभी देखें तो इस पे जो नेट फोर्स है, ये हमने सबको m लिख दिया है, सबको m लिख दिया, तो ये पार्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो mg हो गया, और इस पार्ट पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो सिस्टम इट इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन विद द सर्टेन एक्सीलरेशन a, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स एक ही स्ट्रिंग है, कॉमन स्ट्रिंग है, अगर ये पार्ट नीचे आ रहा है डेफिनेटली इसका मास डबल है इससे, ये m है और ये दो मासेस मिलकर 2m हो गए, तो 2m नीचे आएगा ना, तो ये 2m नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस पार्ट के लिए नीचे की तरफ हुआ और इस पार्ट के लिए ऊपर की तरफ हुआ। अब अगर हम यहां से देखें
तो इस पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो नेट वेट इज आवर mg, राइट, और टेंशन T1 है, टेंशन T1 है एंड इट इज मूविंग डाउन, तो टेंशन का पार्ट ज्यादा है, तो T1 माइनस mg इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए या ma, बिकॉज हम m1 m2 की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जब हम, यहाँ पे एक मास m अटैच है, एक m अटैच है, तो जब हम T2 की बात करें तो टेंशन इस पार्ट में क्या होगा, उसके लिए दोनों मासेस रिस्पॉन्सिबल है। अब आप इसको बेटर वे ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कोई बंदा है जो एक रिजिड सपोर्ट पकड़ के लटका हुआ और दूसरा बंदा उसके टांग पकड़ के लटका हुआ है, तो जो नीचे है टांग पकड़ के लटका हुआ, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, सिर्फ उसका वेट, राइट ना, बट उसके ऊपर जो है उसका खुद का वेट और नीचे वाला भी पकड़ के लटका, तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और उस पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों वेट के बराबर होगा, दोनों के वेट के सम के बराबर होगा। तो जब हम टेंशन T1 की बात करें तो यहाँ पे हमारा मास डबल हो गया, तो इसके लिए हमें इक्वेशन मिल गया 2ma, बिकॉज मासेज डबल हो गए ना, तो 2ma इज इक्वल्स टू 2mg माइनस T1, तो ma हमें मिल गया। अब हम अगर T2 की बात करें यहाँ पे, हाँ, तो ma इज इक्वल्स टू सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो यहाँ हमें मिल गया ma इज इक्वल्स टू mg माइनस T2। बस अब हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को अगर हम प्रॉपरली सॉल्व कर लें तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द मासेस 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में, ये 1 2 एंड 3 के बीच में जो T2 है, तो हमें ओवरऑल T2 चाहिए, T2 निकालना है। तो T2 हम देखें, T2 क्या होगा, T2 विल बी ma mg माइनस ma, T2 विल बी mg माइनस ma। और अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमें मिलेगा, हम इन इक्वेशंस को दोनों को 1 एंड 2 को ऐड कर दें। अगर 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो LHS को ऐड करिए, ma प्लस 3ma, ma प्लस 2ma, दैट इज 3ma इज इक्वल्स टू माइनस T1 प्लस T1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो टेंशन वाले टर्म्स खत्म हो गए, और 2mg माइनस mg कितना हुआ, ये बचा सिर्फ mg, तो 3ma इज इक्वल्स टू mg, राइट, 3ma इज इक्वल्स टू mg, तो mg के जगह मैं 3ma डाल देता हूं, तो mg के जगह 3ma माइनस ma, दैट बिकम्स 2ma, और हमारे पास मास का टर्म है, एक्सीलरेशन का टर्म प्रोबेबली दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ma को हम mg के टर्म में लिख देते, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो a बिकम्स g/3। अच्छा, कहीं कहीं ना आपको यही सिर्फ निकालने के लिए आता है, प्रूव करने के लिए, a इज इक्वल्स टू g/3 इस पार्ट के लिए, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो g/3 होगा, तो यहाँ हम g/3 डाल दें, तो यह आ गया हमारा 2mg/3। अब m हमारा 3 है, m यहाँ पे दिया है 3 है, तो 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू जी किया, जी का वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 बिकम्स 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 20 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये तीनों इक्वेशंस कैसे आए वो समझा है। तो हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव, सम जितना अच्छा आप समझोगे उतना आसानी से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टू मासेस m1 5 kg एंड m2 10 kg, m1 5 kg, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि m1 जो है वो 5 kg है एंड m2 10 kg है, राइट, m2 10 kg है। तो डेफिनेटली अब हमें सोचना है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये नेट वेट इसका इधर आएगा,
इसका एक्सेलरेशन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। टेंशन दोनों के केसेस में टी होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आई विल से कि M1 के लिए जो इक्वेशन लिखना है हमें, M1 के लिए, M1 या M2 की हम बात करें, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब वेट इज ग्रेटर, तो M2G माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A, ये एक इक्वेशन हो गया। और इसके लिए टेंशन इज ग्रेटर, सो टेंशन माइनस वेट इज M1G इज इक्वल्स टू M1A। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे हो गए, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब मैं, ठीक है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस, और हमने बताया था कि एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। एनीवे, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं, 1 और 2 को ऐड कर लें। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये टी इस टी से माइनस टी प्लस टी कैंसिल, और हमें मिला M2G माइनस M1G इज इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2, ये मैंने पूरा सॉल्व किया है। तो यहां एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का टर्म क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बिकम्स ए, जी हमने अगर कॉमन ले लिया तो M2 माइनस M1, जी अगर हमने कॉमन ले लिया तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, ये जो पार्ट है ये नीचे आ गया। तो ये फाइनल फार्मूला मिल गया। ऑलरेडी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, अब यहां मैंने फिर से डिराइव कर दिया है फार्मूला। तो एक्सीलरेशन विल बी जी M2, M2 is 10 kg, M1 is 5, तो 10 minus 5 upon 10 plus 5, right? तो 10 minus 5 is 5, 5G by 15, तो 5 3 जा 15, तो आपको मिल गया G by 3। Probably हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ G निकालना है, तो एक्सेलरेशन बिकम्स G by 3, right? तो ये भी आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, inclined plane with an angle of inclination theta, the incline is given an acceleration a। अब इसको इंक्लिनेशन पे रखा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है with a certain acceleration a kept on a block stationary, then a is equals to, एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ये पार्ट ध्यान से देखिए, अगर हमने बॉडी को यहाँ पे रख दिया है तो एक जो बॉडी का मास है वो m है, तो इसका एक कंपोनेंट मिला है mg विच इज द वेट ऑफ द बॉडी, राइट, वेट ऑफ द बॉडी। और ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन जो इधर एक्ट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन n आई विल राइट, या हम कभी कभी इसको r ले लेते हैं, तो r और n बिकम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी सरफेस, तो ये सरफेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है, राइट। अब और कौन कौन से कंपोनेंट्स ये बोला है, एक्सीलरेशन जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये एक्सीलरेशन हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो अच्छा, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं ऐसे, इस कंपोनेंट को यहां से ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो नेट जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे फोर्स बोला है हम लोग को कि जो फोर्स है, फोर्स क्वेश्चन में वो हमें ये डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये फोर्स का डायरेक्शन है टू दिस डायरेक्शन। तो अगर ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया, सॉरी, अगर ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया F इज इक्वल्स टू एम ए आई विल से
तो हम फोर्स के टर्म को भी रिजॉल्व कर लें, एम को। अगर एम को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, एम ए साइन थीटा। एंड ऑफ कोर्स अगर ये थीटा है और ये एम जी है तो ये एम जी कॉस थीटा भी हो गया, एम जी कॉस थीटा। और एम ए को अगर रिजॉल्व किया, एम ए को रिजॉल्व किया डेफिनेटली, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ। एम ए को रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट हमारा आ गया एम ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एम ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, वो एम ए साइन थीटा हो गया। अब यही पूरा रेजोल्यूशन इज गिवन इन दिस डायग्राम। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि देन ए इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं इस डायग्राम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, वही रेजोल्यूशन हमने यहाँ किया है और हमें चाहिए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन हमारा क्या है, ये एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है। एक्सीलरेशन बिकम्स, एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट है हमें जी और जी के टर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सीलरेशन के कंपोनेंट को हमें जी के टर्म में लिखना है, तो जस्ट वी कैन से, ठीक है, तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। कहीं से भी लेके हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एम एम कैंसिल हो गया, ए बिकम्स, ये कॉस थीटा नीचे चला जाए तो साइन बाय कॉस इट विल बी जी tan थीटा। तो ए बिकम्स जी tan थीटा विच इज द ऑप्शन बी। तो मेन पार्ट इसमें क्या है कि हमें ये जो सारे कंपोनेंट्स अगर हमने रिजॉल्व कर लिया प्रॉपरली, तो कोई एक दो जो कंपोनेंट्स अपोजिट कंपोनेंट है उनको हम बैलेंस करके निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू जी tan थीटा। सो अगले सम पे चलते हैं हम लोग। अगला सम है, next sum we have the pulley and the string shown in the figure are smooth and negligible and of negligible mass for the system to remain in equilibrium. इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी विल बी जीरो, या नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी विल बी जीरो, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पूछा है द एंगल थीटा शुड बी, एंगल थीटा क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देख लें कि ये सपोज स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन टी एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर भी टेंशन टी एक्ट हो रहा है, राइट। और जो बॉडी है उसका मास हमें दिया है √2m, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो मास √2m है इंटू जी हो गया। अब ये एंगल हमें थीटा दिया है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो हम इसको रिजॉल्व कर लें, किसको, अगर हम इस केस में हमें निकालना क्या, हमें एंगल निकालना है, फाइन। तो दिस इज वेट इज इक्वल्स टू, टेंशन को हम रिजॉल्व कर ले तो टेंशन के 4 कंपोनेंट आएंगे, इधर और इधर भी आएगा। तो जो साइड थीटा से अटैच है दैट ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो ये टी को तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट आ गया हमारा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो भी टी कॉस थीटा आएगा, तो यहां आई विल से प्लस टी कॉस थीटा, राइट। और ये ऑफ कोर्स क्या हुआ, टी साइन थीटा, एंड दिस कंपोनेंट आल्सो बिकम्स टी साइन थीटा। तो यहां अब हम लोग ये ध्यान दे दें कि ये जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स। तो इनका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया,
अब हम लोग देखें कि ये जो वेट है, वेट रूट ऑफ 2 mg दैट इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा ये क्या हो गया, 2t कॉस थीटा। तो हमें 2t कॉस थीटा ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू वेट विच इज रूट ऑफ 2 mg। तो आई कैन से 2t cos theta is equals to root of 2 mg, राइट। और हमें कुछ दिया है, मास नेग्लिजिबल है, मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। फॉर द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। तो हमें थीटा देखना है, टी का वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो थीटा जो कॉस थीटा है दिस विल बी, ये हमने ऑलरेडी रिजॉल्व किया, ठीक है, यस। तो 2t cos theta is root 2 mg एंड यहां बोला है कि द फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये कंपोनेंट इसके बराबर हो गया, तो किसका वैल्यू t जो टेंशन है। अच्छा, एक और चीज हमें यहां से मिल गया, यहां पे टेंशन t है और ये वेट mg है, तो टेंशन T इज इक्वल्स टू mg, T इज इक्वल्स टू mg। एक और इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन मिल गया, तो T के जगह हम mg डाल दें, तो 2t के जगह mg cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 mg। तो ये mg गेट कैंसल, cos थीटा हमें मिल गया रूट 2/2 विच इज 1/√2, और cos के किसका वैल्यू 1/√2 होता है, cos 0 is 1, cos 30 is root 3/2, cos 45 is 1/√2, so answer is theta is 45 डिग्री। आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझा होगा कि यहाँ TMG कैसे हुआ, वो हम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है थ्रू आउट द बॉडी, तो टेंशन बिकम्स, इस बॉडी का वेट इज mg, तो T बिकम्स mg। ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम इस सम को रॉन्ग कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। तो 3 ब्लॉक्स विद masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure after an upward force F is applied on the block। यहाँ पे फोर्स F अप्लाई हुआ है, the masses move upward at the constant speed। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, constant speed है, constant speed हुआ तो acceleration becomes zero, acceleration becomes zero। What is the net force on the block of the mass 2m? तो कोई भी हो ना, हमें क्या पूछा है, नेट फोर्स, और फोर्स क्या होता है, ma होता है, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो m इंटू जीरो क्या मिल गया, दैट इज जीरो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ब्लॉक आइदर ऑफ मास m और 2m और 3m, किसी भी ब्लॉक पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, जीरो। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, यहां हमें दिया है कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, तो तुरंत हमें क्लिक होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो नेट फोर्स ऑन एनी कनेक्टिंग बॉडी विल बी जीरो, राइट। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन वेट्स 80 kg, he stands on a weighing scale in a lift। weighing scale मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था लिफ्ट और एलिवेटर और वेइंग मशीन का, कि ऊपर जाता है तो वेट ज्यादा बताता है, नीचे आता है तो वेट कम बताता है, बट मोशन शुड बी एक्सेलरेटेड। और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो जो नेट वेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg, राइट, अपरेंट विल बी इक्वल्स टू नेट वेट। तो which is moving upward, ये कीवर्ड है,
अपवर्ड मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें दिया है, व्हाट वुड बी द रीडिंग, और हमने बताया कि जो नेट या रिजल्टेंट वेट होगा वो चाहे हम W लिखे, अपरेंट भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, दैट विल बी mg+a, राइट, बिकॉज इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन है तो यही फॉर्मूला है। तो m हमें दिया हुआ है 80 kg एंड g इज आर 10, यहाँ पे g का वैल्यू 10 दिया है, प्लस एक्सीलरेशन इज 5, 10 + 5 15, 15 8 जा 1200, राइट, 1200 न्यूटन। तो इसका आंसर हमें मिल गया सीधा सीधा। तो आपको याद रखना है कंडीशन कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, अपवर्ड है, तो g+a, और अगर यही यहां पे इंस्टेड ऑफ प्लस, अगर ये अपवर्ड के जगह वर्ड हमें दिया डाउनवर्ड, तो ये फॉर्मूले में g-a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं पॉसिबल कंडीशन इसलिए भी बता रहा हूं कि ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोच सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून हैज 5 ग्राम ऑफ एयर, तो मास ऑफ एयर हमें दिया है 5 ग्राम, अ स्मॉल होल इज पियर्स्ड इनटू इट, द एयर एस्केप्स एट द यूनिफॉर्म रेट विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है, ठीक है, मास दिया हमें 5 ग्राम, वेलोसिटी दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। If the balloon shrinks completely in time t is equals to 2.5 second, then the average force acting on the balloon, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन इज व्हाट, velocity upon time, तो every terms are given, तो mass is given as 5, velocity is given as 4, time is given as 2.5, so हम क्या करें, ऊपर का 2 मल्टीप्लीकेशन, नीचे, so 5 4 जा 20, 22 जा 40 by 5, 40 by, because 2.5 into 2 5, तो आ गया हमें कितना, 8 डाइन, 8 डाइन आया। गलती से आप 8 न्यूटन नहीं लिखना, बिकॉज हमने यहाँ जो भी यूनिट्स लिखे हैं वो किस में लिखे हैं, सीजीएस में लिखे हैं, नॉट इन एसआई, एसआई में नहीं लिखा हमने, या एमकेएस में नहीं लिखा हमने, सीजीएस में लिखा है। तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है इंस्टेड ऑफ न्यूटन। न्यूटन जो है वो किस में होता है, वो एमकेएस में होता है, ठीक है। तो ये भी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे, which is question number 9. A bullet of mass 20 gram, mass हमें दिया है 20 gram, m is 20 gram, has an initial speed of, initial speed मतलब u is given as just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter, ये thickness दिया है। If the wall offers a mean resistance of, यहाँ न्यूटन है मतलब फोर्स दिया है, रेसिस्टिव फोर्स है 2.5 into 10 raised to -2 न्यूटन। The speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, u दिया है, m दिया है, अच्छा मास दिया है किसमें, ठीक है, जो भी है, यूनिट्स वो प्रॉपर नहीं है, u दिया हमें 1, ठीक है, u दिया है 1, m दिया है 20 ग्राम, विच आई विल राइट 20 into 10 raised to -3 kg, राइट। तो रेसिस्टिव फोर्स है, तो एक्सीलरेशन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम हियर, तो एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास होता है, तो फोर्स दिया है 2.5 into 10 raised to -2 अपॉन 20 into 10 raised to -3, which we can write simply, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो -2 कैंसिल, यहाँ -1 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 25/20, इट विल बी 10/10 करेंगे, ठीक है, तो 25/20, 25/20 विच विल बी 5/4,
5/4 मैं यही लिखता हूँ। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया, फोर्स अपॉन मास, एवरीथिंग वी डिड राइट, यस, फोर्स 10⁻⁻² का टर्म है, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन मिल गया 5/4, और ये नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज इट इज द रिटार्डिंग फोर्स हमें दिया है, रेसिस्टेंस मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। तो नेक्स्ट वन हम क्या करें, हमें चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा उसका। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो हमें एक फॉर्मूला पता है, सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², बट टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज कर सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। एस यहाँ पे हमें दिया है, वो जो पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस है ना, थिकनेस 20 सेंटीमीटर, वो एस है। तो एस जो है 20 सेंटीमीटर है, वी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस यू इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज 5/4 इंटू एस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, विच इज 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 0.1 और ये 0.5 आ गया, तो v² माइनस 1, v² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.5। सो v² इज 1.5 और v का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा इसमें से जस्ट वी कैन राइट ऑलमोस्ट इट विल बी 0.4 के आसपास। हाँ 0.4, 4 4 जा 16, 0.4 इंटू 0.4, नो आपको देखना पड़ेगा इसमें, जस्ट वी विल सी, स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे हम लोग इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। A particle moving with velocity v acted by three forces shown in the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be, वेलोसिटी इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलर फोर्स QR। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि ये फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं। हमने पढ़ा है कि अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कोई ऐसे है और तीसरा वेक्टर ऐसे है, तो आई विल से अगर ये ए बी और सी है तो इसमें रिजल्टेंट जो सी है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पे भी बोला है कि पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस, और तीनों फोर्सेस हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का रिजल्टेंट वो तीसरे के बराबर हो रहा है, राइट राइट ना। तो यहाँ नेट मतलब ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब इनका तीनों का सम विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तीनों का सम अगर 0 हुआ तो इस केस में हमें क्या कंडीशन मिलेगा, हमें मिलेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, बिकॉज ऑल आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेट इज 0। और फोर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज 0। और एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं m, a is dv by dt and it is equals to 0, so dv by dt is equals to 0, so v जो है किसका डेरिवेटिव 0 होता है, अब ऐसे देखें dv by dt is equals to 0 तो यहां मिल गया, बट किसका डेरिवेटिव 0 होता है, वो कांस्टेंट है, तो v क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो v रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये लॉजिक है इसका, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए, ठीक है। सो ये आई होप ये पार्ट भी आप लोग को समझ में आओगा कि यहाँ हम लोग एफ नेट जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम लोग 0 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दो वेक्टर का रिजल्टेंट, जो ये वेक्टर उसका रिजल्टेंट
ये आना चाहिए, बट इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, मतलब माइनस का ही टर्म है, तो माइनस का टर्म किया तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, हम ऐसा कर रहे हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0, तो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट वन इज 0, राइट। तो इसका भी आंसर मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले सम पे। तो अगला सम है हमारा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। A mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. When the horizontal force is applied on the rope, ये rope से एक मास अटैच है जो रूफ से अटैच है, ये रूफ है, रूफ का ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ठीक है, और मास 10 kg का है, तो इसका वेट ऑफ कोर्स यहाँ पे हम दिखाएं या किसी भी पोजीशन पे दिखा लें, वो mg हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि द रोप इज डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट, रूफ पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे डेविएट किया हुआ है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे वेट इसका हमने mg निकाल लिया, और इसमें जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग दैट इज T, वेट इज mg एंड टेंशन इज T। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा, तो हमने T को रिजॉल्व कर लिया, तो ये कंपोनेंट हमारा T cos 45 हो गया, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट बिकम T sin 45। अब हम लोग यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अपवर्ड कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड कंपोनेंट, तो mg बिकम्स T sin 45, T sin 45 डिग्री, दैट बिकम्स mg, और दूसरा जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू T sin 45, तो फोर्स इज, मैं फोर्स को F ही लिखता हूं, F इज इक्वल्स टू T sin 45, सॉरी यहाँ T cos 45 ये गलत लिख दिया, T cos 45 इज mg, T cos 45 is mg and F is equals to T sin 45, right? हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है if the suspended mass is at equilibrium the magnitude of the force applied is, तो फोर्स तो हमें मिल गया T sin 45, T sin 45, T sin 45, राइट, और हमें वही निकालना है, मतलब हमें निकालना है T sin 45, बट पहले हमें T पता होना चाहिए, और इस इक्वेशन से T मिल जाएगा हमें पहले वाले से कि mg, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से mg इज इक्वल्स टू T cos 45, m हमें दिया हुआ है 10 kg, सो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू T cos 45 is 1 by root 2, right? 1 by root 2, तो 100 root 2 आ गया, T is equals to 100 root 2, ये T का वैल्यू हो गया, right? अब हम लोग यहाँ पे T का वैल्यू डाल दें सेकेंड इक्वेशन में, तो F का टर्म क्या हो जाएगा, it will be 100 root 2 into sin 45 is again 1 by sin 45 is 1 by root 2, तो ये root 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स हमें क्या मिल गया, 100 न्यूटन। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अ मैन ऑफ मास 60 kg records his weight on the weighing machine placed inside a lift, वापस से लिफ्ट वाला सम है, the ratio of the weights of the man recorded when lift is ascending up with यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कीवर्ड दे दिया यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो डिसेंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है,
because ascending with this speed when it is descending. तो anyway हमें क्या निकालना है, the ratio of the weights. तो ratio of the weights will be 1:1 simply. वही रहेगा वेट यूनिफॉर्म स्पीड से, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए, तो नेट एक्सीलरेशन बिकम 0, वेट ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, तो मासेस या वेट्स का रेशियो विल बी 1/1. अगर सपोज जो भी आए सेम टर्म डिवाइड करेंगे तो रेशियो विल बी 1, राइट. तो आंसर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया. अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे. तो अगला सम है हमारा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13. A block rests on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. मैंने यहाँ पे डायग्राम उसका ड्रॉ कर दिया है पहले से कि इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m है और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, ये वाला सरफेस 30 डिग्री. The coefficient of static friction between block and the plane, तो इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज 0.8, ये हमें दिया हुआ है. On the block is 10 न्यूटन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F दिया हुआ है, Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 10 न्यूटन, ये दिया हुआ है 10 न्यूटन. द मास ऑफ द ब्लॉक इज, हमें मास ऑफ द ब्लॉक निकालना और जी का वैल्यू हमें दिया है. तो अब सबसे सिंपल चीज है कि इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी इसका ड्रॉ कर लें, फ्री बॉडी डायग्राम. तो बॉडी है तो उसका वेट होगा, वेट इज आर एम जी, वेट इज एम जी, ये एम जी हो गया. और ये एंगल अगर 30 है तो डेफिनेटली ये जो सरफेस है, हमने ये सरफेस पे मास रखा हुआ है, तो सरफेस पे हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन. कभी समटाइम्स वी रिप्रेजेंटेड बाय एन और समटाइम्स विद द आर. तो नॉर्मल रिएक्शन आर है, आर इज आर नॉर्मल रिएक्शन. तो ये एंगल भी हमारा थीटा हुआ और mg को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा mg cos थीटा, बिकॉज ये अगर एंगल थीटा हुआ तो दिस कंपोनेंट बिकम mg cos थीटा. और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया, दैट बिकम्स दिस वन. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, और वही हमें निकालना है. तो F becomes mg sin theta, F becomes mg sin theta. Everything is given, m is given, नहीं m ही तो निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया है, F दिया है, दैट इज 10 न्यूटन. तो 10 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक निकालना है, g का वैल्यू 10 हमें लेना है इनटू साइन थीटा 30 है, साइन 30 इज 1/2, ये 10 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला m इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1. तो m क्या हो गया 2 kg, m क्या हो गया 2 kg, बिकॉज ये 2 हम इधर भेज देंगे, तो m बिकम्स 2 kg. इसका भी फाइनल आंसर हमें मिल गया. अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे. तो नेक्स्ट सम इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज सिमिलर टू दैट वन. इसी के सिमिलर है, सिर्फ हमें वापस से जो एफबीडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम वो हमें प्रॉपरली ड्रॉ करने आना चाहिए. और अगर आ गया तो डेफिनेटली हम इसका आंसर निकालेंगे. अ बॉडी ऑफ मास m, अच्छा यहाँ मास स्पेसिफाई किया था कि 10 नहीं, वो कैलकुलेट करना था, ठीक है. मास m इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. यहाँ म्यू का वैल्यू दिया था 0.8 और यहाँ पे म्यू का सिंबल दिया है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की जगह 30, यहाँ 30 था, वहां थीटा है. जस्ट आई एम गोइंग टू कंपेयर द सम्स. इफ द मास इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, देन तो हम यहीं से यूज कर लें. F जो है वो mg sin थीटा हो गया और R जो है mg cos थीटा हो गया, राइट. F जो है, F जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट बिकम्स mg sin थीटा. तो F इज mg sin थीटा और दूसरा R जो है
वो mg cos थीटा है, r जो है वो mg cos थीटा है, राइट। और हमें पता है कि F बाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n होता है। तो म्यू क्या हो गया हमारा, म्यू जो है वो F बाई n हो गया, राइट, F बाई n। तो ये ध्यान में रखना है, F बाई n, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन में n बोल रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन r है, r या n दोनों चलेगा, तो F बाई r हमारा क्या हो जाएगा, म्यू विल बी F बाई r। नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को, तो F बाई r के जगह हम लोग म्यू यूज कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बिकॉज F बाई n इज म्यू, तो F बाई r it becomes mg sin theta upon mg cos theta। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे म्यू का टर्म सब में दिया हुआ है, तो म्यू तो हमें चाहिए ही, और ये mg कैंसिल हो गया, तो हमें मिला F बाई आर क्या हो गया, म्यू हो गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस बिकम tan थीटा, सो हमें थीटा चाहिए, so theta will be tan inverse of mu, so theta becomes tan inverse of mu, right। ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, which is the answer, tan inverse of mu, that is option A, right। I hope ये भी समझा होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is our the angle of banking of a vehicle speed of 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें v दिया है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इज 10 मीटर एंड g ऑफ कोर्स दिया है, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना, और एंगल ऑफ बैंकिंग आज के लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने वो नहीं बताया, एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इज v स्क्वायर बाई rg, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो हमें पता है सिंस tan थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए दैट इज v स्क्वायर बाई rg, यहाँ कैपिटल आर है, हम स्मॉल r भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन अस, तो 10 का स्क्वायर बाई r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 इंटू जी इज 9.8, नहीं बल्कि ये 10 दिया है, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 100 बाई 100 बिकम्स 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बिकॉज हमें पता है tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना मिल गया हमें, 45 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, विच इज द क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉल ऑफ मास, ये हमें मास दिया है 0.6 kg अटैच टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस, मास दिया है, टर्म्स को ध्यान रखिए, रेडियस r दिया है, सच दैट इट हैज अ स्पीड ऑफ v दिया है, v दिया है, when the string is horizontal, tension in the string in the horizontal side on other side is, तो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है। अब आप ऐसा समझिए कि बॉल ऑफ मास m अटैच विद द एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, वहां से एक बॉल अटैच कर लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो कैसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा तो टेंशन उसका किधर होगा, अच्छा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक फोर्स एक्ट होगा उस पे, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, और वो क्यों किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग will be equals to centripetal force, तो हमें फॉर्मूला सीधा सीधा मिल गया, टेंशन is equals to centripetal force which is mv square by r, और mr ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ ओमेगा का टर्म नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मेट ओनली यूज करेंगे। सो t is equals to m, मास हमें दिया है 0.6,
इंटू वी दिया है, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.75 मीटर, राइट. So 0.6 into 25, sorry, into 25 upon 0.75. तो 25 वन ज़ा, 25 थ्री ज़ा, तो ये आ जाएगा 25 थ्री ज़ा 0.03, right? Because yes, and this 0.01 3 2 0.2, तो हम लोग ऊपर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर लें, नीचे कर लें, तो ऊपर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा. सो वी गेट द 20 न्यूटन. तो ये भी सम हमने सॉल्व कर लिया. अभी अगले सम पे चलते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 17. We have a wheel has a regular angular acceleration 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से. अल्फा का वैल्यू हमें दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा हमें दिया है, इनिशियल है, ओमेगा नॉट दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट. इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, टाइम जो है वो 2 सेकेंड दिया है. इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, हमें थीटा निकालना है, ठीक है. तो हमें पता है, एक हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन के लिए है, बट फॉर द सर्कुलर और रोटेशनल मोशन हमने क्या पढ़ा है, इंस्टेड ऑफ S वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. बस यही फॉर्मूला हम सब्सटीट्यूट कर लें, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का वैल्यू हमें दिया है ऑलरेडी 2 इंटू टी का वैल्यू 2 प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. सो 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 2 2 ज़ा 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, दैट इज 10. तो आंसर कितना आ गया, 10 रेडियन. सो दैट इज थीटा. ओके. सो हमने सारे सम्स सॉल्व किए इस टॉपिक के, और सारे सम्स जो है ये PYQs हैं. मोस्ट ऑफ द सम्स आर फ्रॉम JEE, NEET एंड CET, MHT CET. सो अगर आप इतने सम सॉल्व कर लेते तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. और आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे और ये जरूर बताइए कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगता है, वीडियो पसंद आता है. तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.